अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 6 एंड दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, हमारे कोर टॉपिक्स क्या रहेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे भाई लाइंस कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, और टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है। ठीक है भाई, कोई भी दो ऐसी लाइंस जो आपस में किसी पॉइंट पे मीट करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। जैसे कि एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, इसको हम क्या मान सकते हैं? एम, और इसको क्या मान सकते हैं? एन। तो ये दोनों ही किस पे मीट कर रही हैं? लेट से ओ पर मीट कर रही हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी जरा देखिए। व्हेन टू और मोर लाइंस क्रॉस ईच अदर इन अ प्लेन दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो भाई दो या दो से ज्यादा आपस में जब किसी कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, जरा देखिए, जहां पर ये मीट करती हैं, जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मीट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहां पर ये वाला क्या है आपका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे जरा देखिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? ऐसी दो लाइंस जो आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? यहां पर जो इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि अगर ये डिस्टेंस कम होती चली गई तो कहीं ना कहीं पर ये आपस में जाके मीट कर जाएंगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पैरेलल लाइंस में कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो बेटा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। और पैरेलल लाइंस को कैसे डिनोट किया जाता है? हम लिखते हैं एम पैरेलल टू एन। ठीक है, तो देखो इधर, इफ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एनीवेयर द लाइन आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ठीक है, ऐसी दो लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उनको हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैरेलल एक्सियम क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। ये वैसे हमने पढ़ा हुआ भी है लेकिन एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, इफ एल इज अ लाइन एंड ए इज अ पॉइंट ऑन अ लाइन, मतलब मान लीजिए ये है आपकी एक लाइन एल, ठीक है, और इसके ऊपर कोई पॉइंट है लेट से ए, ये है आपका ए। देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन which passes through A and is parallel to L is a point not on L, sorry यहां पे लिखा हुआ क्या? not on line। तो मान लीजिए ये है आपका A, ये है आपका पॉइंट A, तो यहां से कितनी लाइंस पास हो सकती हैं बताओ? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी लाइन पास हो सकती है जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा भी चेंज किया, ऐसे, तो बेटा कहीं ना कहीं पे जाकर ये आगे मीट कर जाएगी। ठीक है, तो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कोई एक लाइन है एल, मैंने कोई पॉइंट लिया ए, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल कितनी लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ ए। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, लाइन सेगमेंट क्या होती है जरा ध्यान दीजिए। लाइन सेगमेंट, भाई ये एक लाइन है, मैंने इस लाइन सेगमेंट में से एक छोटा सा पीस ले लिया, लेट से ए एंड बी। तो अब ये साइडों का हटा दो। ठीक है, यहां पर देखो ये क्या है आपकी? एक लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो लाइन सेगमेंट को कैसे लिखा जाता है? ऐसे, ये है आपकी लाइन सेगमेंट। लाइन में बोथ साइड एरो होते हैं और लाइन सेगमेंट में कोई भी एरो वगैरह नहीं होते। So line segment is a part of line। देखो लाइन सेगमेंट बोथ साइड्स इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती हैं। So a line has no end point, whereas a line segment has two end points। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी लाइन की, देखो लाइन को कैसे लिखा जाता है? जैसे कि पीछे एक लाइन थी, ये है मान लीजिए ए और ये बी।
अगर ये लाइन है तो इसको लिखा जाएगा ए बी के ऊपर ऐसे। बार बार हमें ये ना बनाना पड़े, इसीलिए हम किसी एक अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं, लेट से एल। क्या बात समझ में आ रही है? अगर आप लाइन सेगमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ए बी के ऊपर ऐसे लाइन, ठीक है, या फिर सिर्फ ए बी भी लिख देंगे तो बात चल जाएगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो देखो इधर जरा, लाइन सेगमेंट क्या होती है जरा देखिए। वो कह रहे लेट 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अ लाइन एल। तो इसको लाइन को वो एल बोल रहे हैं और इस लाइन से 2 पॉइंट ले लिए गए हैं ए एंड बी। तो फिर वो क्या कह रहे हैं, दी कनेक्टेड पार्ट सेगमेंट ऑफ लाइन विद एंड पॉइंट्स एट ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। मतलब 2 एंड पॉइंट्स ले लीजिए, एक लाइन का ये क्या है, पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्लियर हो गई बात या नहीं? आगे आ जाइए, रे। रे क्या होती है जरा देखिए। आपने जैसे सन की रेज देखी होंगी, ये है सन और सन से रे निकलती है, तो ये इसका क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट। और ये क्या हो गया इसका, टर्मिनेटिंग पॉइंट। मतलब ये रे कहां तक जाएगी, इनफाइनाइटली जाएगी या नहीं जाएगी? तो देखो लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं और रे का 1 एंड पॉइंट होता है, जैसे कि सन। अगर आप ट्यूबलाइट लोगे, ट्यूबलाइट ले लो या फिर आपने टॉर्च ले ली फोन की, तो फोन की टॉर्च से जहां से लाइट निकल रही है वो उसका इनिशियल पॉइंट है या फिर वो उसका एक एंड पॉइंट है। समझ गए? तो जैसे कि ये है लेट से ए और ये है आपका बी, तो जहां से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग पॉइंट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसको लिखने का तरीका क्या है जरा देख लीजिए। इसको लिखने का तरीका क्या है, हमेशा पहले इनिशियल साइड को, इनिशियल पॉइंट को लिखा जाएगा और बाद में टर्मिनेटिंग को, और ऊपर एरो भी इनिशियल से टर्मिनेटिव की तरफ बना दिया जाएगा। अगर यही सेम एरो, यही सेम रे ऐसे होती ए और बी, तो इसको हम कैसे लिखते, ए बी के ऊपर एरो नहीं। क्यों? क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट ये है ही नहीं, ये तो टर्मिनेटिंग पॉइंट है। फिर हम क्या लिखते, बी ए, ऐसे लिखते, ऐसे लिखते ए बी, एरो इधर बनाएंगे नहीं, ये भी गलत है, ऐसे भी कभी नहीं लिखेंगे। हमेशा पहले लिखा जाता है इनिशियल पॉइंट और बाद में लिखा जाता है टर्मिनेटिंग पॉइंट, और हमेशा एरो भी इनिशियल से टर्मिनेटिंग की तरफ ही बनाया जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? तो एरो किधर भी हो बट पहले इनिशियल और बाद में टर्मिनेटिंग पॉइंट लिखा जाएगा। अपोजिट रे कौन सी होती है जरा देख लीजिए। भाई मैंने क्या किया, एक लाइन ले ली, ठीक है, और यहां पर 2 पॉइंट लिए, लेट से ये है ए, ये है बी, और बीच में ले लिया मैंने ओ, ठीक है, और इन दोनों को मैंने बीच से मान लीजिए ब्रेक कर दिया, यहां से ब्रेक कर दिया। तो अब आपको 2 रेज मिलेंगी, एक इधर और दूसरी उधर। पहली जो रे है वो है ओ ए, और जो दूसरी रे है वो कौन सी है भाई, ओ बी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? और ये दोनों ही रेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है या नहीं है, एक रे इधर है और दूसरी रे इधर है, तो दोनों ही रेज क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसी रेज को हम बोलते हैं अपोजिट रेज। और इस केस में जो तीनों पॉइंट हैं ये क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, ऐसे 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाए करेंगे उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हुए, अगर मैंने यहां से रे बनाई तो भाई ये तो मिल जाएगी लेकिन ये रह जाएगा, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जरा पढ़ लेते हैं। 2 रेज OA and OB are said to be opposite rays if they are collinear and point O is the only common point of the 2 rays। अगर ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं,
कोलिनियर है, और जो O है वो इन दोनों का कॉमन पॉइंट है। इसका ये कॉमन पॉइंट देखो, ये जो O है वो इस वाली रे में भी आ रहा है और इस वाली रे में भी आ रहा है, तो O क्या हो गया यहां पर? कॉमन पॉइंट। क्लियर हो गई बात? यानी आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे एंगल की। जरा ध्यान देना, जैसे कि आप लोग सीजर वगैरह ओपन करते हो, जब आप सीजर ओपन करते हो तो बीच में जो गैप बन जाता है वही क्या है आपकी बेटा? एंगल। वो क्या है आपका? एंगल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो जरा देखिए, मान लीजिए एक ये साइड है और दूसरी ये साइड है। मान लीजिए पहले ये साइड थी और दूसरी ये साइड थी, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही थी। अगर मैंने इसको रोटेट किया तो यहां पर बन जाएगा एंगल। क्या बन जाएगा? एंगल। ठीक है, यहां पर इस वाली साइड को हम बोलेंगे इनिशियल साइड। क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड। और इसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग साइड। टर्मिनेटिंग साइड। और यहां पर ये जो कॉर्नर है इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स इसको। और इन दोनों के बीच का जो गैप है इसको बोला जाता है क्या? एंगल। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? मान लीजिए यह है आपका ए, यह है ए, यह है बी और यह है आपका सी। तो इस एंगल को लिखा कैसे जाएगा? जरा ध्यान दीजिएगा। इसको लिखा जा सकता है एंगल ए बी सी, या फिर इसको लिखा जा सकता है एंगल सी बी ए बी सी या सी बी ए। कभी भी ऐसे नहीं लिखा जाएगा एंगल बी बी ए सी, ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि एंगल बन कहां पर रहा है? एंगल बन रहा है बी पर। जहां पर एंगल बनता है उसको हमेशा कहां लिखा जाता है? बीच में, सेंटर में लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी ये होता है एंगल का सिंबल। पहले एंगल का सिंबल लिखोगे और उसके बाद लिखोगे ए बी सी। समझ में आ गई बात? यानी तो जरा देखिएगा, डेफिनेशन पे नजर डालते हैं एक बार। वो कह रहे हैं एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। नॉन कोलिनियर रेज कौन सी है? एक ये रे है और दूसरी ये रे है। ऐसी टू रेज जिनका कॉमन पॉइंट क्या हो? सेम हो, और जो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तब भी एंगल बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो ऐसी टू रेज जो किसी कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हो तो उसके बीच की जो गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। समझ में आ गई बात? यानी और इसमें क्या बोल रहे हैं? विद अ कॉमन पॉइंट इनिशियल पॉइंट। ये जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। तो यहां पर जैसे उन्होंने ओ ए एंड ओ बी आर टू नॉन कोलिनियर रेज, उन्होंने क्या लिखा हुआ है? इसको लिखा हुआ है उन्होंने, इसको वो बोल रहे हैं क्या? ओ, और इसको बोल रहे हैं बी। समझ में आ गई बात? नहीं तो इस केस में एंगल को कैसे लिखा जाएगा बताओ जरा? हाँ जी भाई, इस केस में लिखा जाएगा ए ओ बी या फिर बी ओ ए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स कौन से होते हैं भाई? ऐसे टू एंगल्स जो सेम डिग्री के होंगे, जो सेम डिग्री के होंगे। अब देखो, आपको लग रहा होगा ये छोटा है और ये बड़ा है। नहीं, हमें देखना है डिग्री। डिग्री कितने डिग्री का है? ये भी 30 डिग्री का और ये भी 30 डिग्री का है। अगर इसकी भी आर्म्स को बड़ा कर दिया जाए, अच्छा, ये एंगल की क्या होती हैं? आर्म्स। क्या होती हैं? आर्म्स। ये जो टू रेज होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो ये दोनों ही एंगल्स क्या है? 30-30 डिग्री के हैं। और ऐसे एंगल्स जो दोनों सेम डिग्री के होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। क्लियर है बात? यानी भाई, हाँ जी, डेफिनेशन देखिए जरा। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ अ ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपरपोज ऑन द अदर टू कवर इट कंप्लीटली एंड एग्जैक्टली। व्हाट डज इट मीन? जरा ध्यान दीजिएगा। एवरीबडी पे योर अटेंशन हियर। मान लीजिए कि मैंने एक यहां पर एंगल बनाया है, ठीक है,
मान लीजिए मैंने ये एक एंगल बनाया, ठीक है। अरे आजा भाई, क्यों परेशान कर रहा है, क्या हो रहा है ये? अच्छा समझ गया, आ गया आ गया आ गया। ये है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक ऐसा एंगल लिया, यार अलगी, चलाऊं ना चलाऊं? ये देखो, ये दोनों ही एंगल्स अगर आप ध्यान दें, अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ जी भाई, ऐसे दो एंगल्स जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, तो ऐसे दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो इस केस में ये दोनों ही क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, अगर 180 डिग्री से बड़ा हो, ऐसा कोई भी एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ जी भाई, ये समझो जरा, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो दो तरीके के एंगल है। एक तो है छोटा वाला विच इज लेस देन 90 डिग्री, और एक और एंगल है विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से बड़ी होगी, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन इस एंगल को लिखा कैसे जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इस एंगल को लिखो कैसे? मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है ए, यहां पे लिखा हुआ है बी, और यहां पर लिखा हुआ है सी। तो इस एंगल को लिखा कैसे जाएगा? इस एंगल को लिखा जाएगा ए बी सी। ये ए बी सी बेटा अंदर वाला एंगल लिखा गया है। जब आप बाहर वाले एंगल को लिखेंगे तो आप लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए बी सी, या फिर इसी चीज को शॉर्ट में लिखा जाता है रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए बी सी। जब तक आप रिफ्लेक्स नहीं लिखेंगे तब तक बात हो रही है अंदर वाले एंगल की। जब आप रिफ्लेक्स लिख देंगे तब बात कर रहे हैं आप बाहर वाले एंगल की। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, भाई एडजेसेंट एंगल्स जरा समझ लीजिए। देखो इधर जरा, कुछ बनाया हुआ है। एडजेसेंट एंगल जरा समझ लीजिए। भाई मान लीजिए मैंने एक एंगल लिया, एक ये एक आपको एंगल दिख रहा है? हाँ जी भाई, लेट से ए बी एंड सी। अगर मैं इसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसके बीच में ऐसे, हो सकता है छोटी बड़ी हो, इधर हो या इधर हो, कहीं पर भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसने आकर क्या किया, इस एंगल को टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो इन दोनों ही एंगल्स को क्या बोला जाएगा? एडजेसेंट एंगल्स बोला जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो यहां पे स्पेस नहीं है और एक और बच्चा आ जाए, तो आपसे मैं क्या बोलूंगा? भाई यहां बीच में एडजस्ट कर लो। तो अगर कोई चीज बीच में आके लग जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। तो यहां पर ये वाली साइड क्या कर रही है? इसको टू एंगल्स में ब्रेक कर रही है, और इन दोनों ही एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल। क्या बात समझ में आ रही है? आगे देखिए जरा। सो टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। क्या हो? कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म। एक कॉमन वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं इतना छोटा ही हो सकता है ये बड़ा हो। देखो कैसे, मान लीजिए ये एक एंगल है, एंगल दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी बिल्कुल है, ए बी सी। ये 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई एक आर्म आ जाए ऐसे, तो भाई इस केस में क्या हुआ? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैं। लीनियर पेयर भी हैं, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है तो आगे बताया जाएगा, ठीक है। बट ये एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं, ठीक है।
अब आ जाइए एक्सियम 6.1, ठीक है। क्या कहती है भाई, जरा ध्यान से पढ़ेंगे। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, द सम ऑफ then sum of two adjacent angles so formed is 180 degree and sum of the angles forming is a linear pair। जो भी पीछे बताया बिल्कुल वही चीज है भाई। मान लीजिए कि कोई एक एंगल है जो कि कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है, ठीक है। अगर इसके बीच में कोई एक आर्म आ जाएगी तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा बताओ जरा। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री। और इस केस में इसका रीजन क्या होगा, रीजन रहेगा लीनियर पेयर। क्या रहेगा, लीनियर पेयर। और भाई सीधी सी बात है, आप खुद समझो, ये स्ट्रेट एंगल था। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। और 180 डिग्री का है, अगर बीच में कोई लाइन आ भी गई तो इसको टू पार्ट्स में ब्रेक करेगा। कोई बात नहीं भाई, ब्रेक कर दो, तब भी तो वो 180 डिग्री ही रहेगा। जैसे कि आप 100 रुपए चेंज करवाने ले जाते हो, अगर उसने 50-50 के दो या फिर 50-50 20 के और 10 के नोट दे दिए तो क्या हुआ, छोटे छोटे पीसेस में ही तो ब्रेक हो गया। लेकिन अगर आप दोबारा से उसको काउंट करोगे वो कितने रुपीस होंगे, 100 रुपीस। वैसे ही यहां पर एक स्ट्रेट एंगल है, बीच में अगर कोई लाइन आ भी गई तब भी इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये है भाई लीनियर पेयर। रीजन क्या रहेगा, आगे मैं कहीं पर भी इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा तो मैं रीजन क्या लिखूंगा, लीनियर पेयर, ठीक है। एक्सियम 2, अब इसका अपोजिट जो भी हमने देखा ना, उसका अपोजिट वो कह रहे हैं भाई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा जरा, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। हाँ ठीक है, देखो तो जरा भाई, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इससे पहले क्या बोला कि अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है और बीच में कोई कॉमन आर्म है, ठीक है, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अब वो कह रहे हैं अगर टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ तो ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री होगा। और अगर इन दोनों एंगलों का सम 180 डिग्री आ रहा है तो ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन, मतलब अपोजिट। समझ में आ रही बात, यानी यही वो कहना चाह रहे हैं। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, देन द नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल, नॉन कॉमन आर्म कौन सी भाई, ये नॉन कॉमन है, ये तो कॉमन है ना दोनों के लिए, ये वाली क्या है, नॉन कॉन। जो नॉन कॉमन होगी वो क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म इज अ लाइन। समझ गए, आगे देखिए जरा। अब बात करेंगे हम इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर क्या होता है जरा देखिए भाई। हाँ जी भाई, जरा ध्यान दो। अगर कोई इसके अंदर पॉइंट है तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल, अगर एंगल के अंदर बाहर। और अगर कोई चीज बाहर है, सी डी, तो ये क्या है उसका, एक्सटीरियर। ये है अंदर वाला पार्ट और ये है बाहर वाला पार्ट। समझ गए। अच्छा, मेजर ऑफ एन एंगल, भाई एंगल को हमेशा मेजर किया जाता है कैसे, कैसे मेजर किया जाता है जरा देखिए। मान लीजिए ये आपकी एक रे है, ठीक है, और एक और रे आ गई और मैंने इसको रोटेट कर दिया। कितना मैंने इसको यहां से यहां तक रोटेट किया, भाई जो पहले साइड थी वो थी इसकी इनिशियल साइड, और जिसको मैं घुमा रहा हूं ये क्या है, इसकी टर्मिनेटिंग साइड।
तो मैं टर्मिनेटिंग साइड को कितना रोटेट करता हूं उसको मेजर किया जाता है किसकी मदद से? एंगल की मदद से। किसकी मदद से? डिग्री की मदद से, सॉरी, किसकी मदद से? डिग्री की मदद से। यहां से यहां तक मान लीजिए 120 डिग्री है, ठीक है। सो बेसिकली द अमाउंट ऑफ टर्निंग ऑफ ओ ए टू ओ बी, भाई ओ ए से ओ बी तक लाने में मैंने कितने डिग्री इसको क्या कर दिया? रोटेट कर दिया है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल। एंगल को लिखने का तरीका मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। और इसकी मेजरमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है? एम ए ओ बी। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली अगर ए ओ बी भी लिख दोगे तो चलेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? एम ए ओ बी लिखो या फिर सिंपली ए ओ बी लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एन एंगल इज मेजर्ड इन डिग्रीज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट किया जाएगा? डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट किया जाएगा? जैसे मान लीजिए 120 डिग्री है तो 120 ऊपर से क्या लगा दिया जाएगा? डिग्री का साइन, ठीक है। आगे देखिए जरा, एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, भाई 360 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा? देखो जरा भाई, मान लीजिए मैंने एक ये लाइन ली और इसको मैंने रोटेट कर दिया कंप्लीटली, भाई ऐसे लिया और पूरा रोटेट करके दोबारा से मैं इसी के ऊपर ले आया, तो इसको हम बोलेंगे 360 डिग्री। क्या बोलेंगे? 360 डिग्री। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन को, एक कंप्लीट राउंड को हम क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। समझ गए? इसी को हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ एंगल्स की, है? किस खुशी में? नहीं, कोई ब्रेक। टाइप्स ऑफ एंगल्स जरा देखो। सबसे पहले हम देखेंगे राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होगा उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। सेकंड आता है आपका एक्यूट एंगल। जरा ध्यान दीजिए, मैं बना के दिखाता रहता हूं सारे के सारे। ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। यहां पर एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? एग्जैक्टली 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री से छोटा हुआ तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से, सॉरी 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। तो मान लीजिए ये है आपका ए, ये है बी और ये है आपका सी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? ऑब्ट्यूज एंगल। जरा देख लो एक बार, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज में क्या होगा? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। इसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्या है स्ट्रेट एंगल? स्ट्रेट एंगल जरा देख लो, मान लीजिए ये है आपका O, ये है आपका A, ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया तो ये आ गया B। तो यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा वो एग्जैक्टली कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। सो एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। इसके बाद बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। भाई देखो इधर पहले 90 डिग्री था, उसको घुमाया तो ऑब्ट्यूज बन गया, और घुमाया तो स्ट्रेट बन गया। अगर 180 से ज्यादा और घुमा दिया फिर वो बन जाएगा क्या? आपका
रिफ्लेक्स एंगल। क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। ये मान लीजिए ए, ये ओ और ये बी। तो यहां से यहां तक जो एंगल है वो एंगल है ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। समझ गए? सो एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180, 180 ज्यादा हो, 190 हो, 200 हो, 270 हो, 280 हो, उनको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और इसको लिखने का तरीका क्या है भाई? रिफ्लेक्स एंगल ऑफ ए ओ बी विच इज इक्वल टू, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 200 है, तो हम क्या लिखेंगे भाई? 200 डिग्री, ऐसे लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं? आगे बढ़ते हैं। यहां पे दो एंगल और रह गए, बता देता हूं मैं आपको। दो एंगल और रह गए, वो भी बता देता हूं मैं। एक होता है जीरो एंगल। कंप्लीट एंगल मैं पहले ही बता चुका हूं भाई। अगर लाइन एक के ऊपर ओवरलैप कर रही है तो इस केस में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0 डिग्री का। अगर आप कंप्लीट एंगल देखेंगे तब भी ऐसा ही बनेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक को मैंने ऐसे पकड़ा और रोटेट करके ऊपर लेकर आया, एक को बिना रोटेट किए ऐसा रखा हुआ है, तो दोनों केसों में बेटा डिफरेंस है। समझ गए? अगर आप रोटेट करके लेकर आओगे तो बनेगा 360 डिग्री, मतलब कि कंप्लीट एंगल। और अगर आपने रोटेट नहीं किया हुआ, जस्ट ऐसे ही ओवरलैप है, तो समझ जाइए कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री। ठीक है? एग्जाम्पल 1 जरा देखिए, क्या कह रहे हैं वो आपसे? वो बोल रहे हैं लाइंस पी क्यू एंड आर एस, ये है आपकी क्या? पी क्यू, और ये है आपकी आर एस। ठीक है? इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, दोनों कहां पर मीट कर रही हैं? ओ पर मीट कर रही हैं। और यहां पर दो एंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से दो एंगल? जरा ध्यान दीजिएगा। एक तो है आपका पी ओ आर, पी ओ आर, ये वाला एंगल, और दूसरा है आर ओ क्यू, आर ओ क्यू, ये वाला एंगल। इन दोनों एंगलों का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेशियो। कितना? 5:7। तो इसका मतलब ये है एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। हमें फाइंड क्या करने? ऑल एंगल्स। फाइंड फाइंड हमें क्या करना है? ऑल एंगल्स, ऑल द एंगल्स। ठीक है? ऑल द एंगल्स का क्या मतलब है? हमें पी ओ आर भी बताना है, आर ओ क्यू भी बताना है, क्यू ओ एस भी बताना है, और पी ओ एस भी बताना है। चारों एंगल बताने हैं। ठीक है? एक बात बताइए जरा, अगर मैं इन दोनों एंगलों को ऐड करूं, देखो ये है एक स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे पहले एंगल पी ओ आर। जब भी रेशियो गिवन होता है तो उसके आगे हम क्या लगा लेते हैं? एक्स लगा लेते हैं या फिर के लगा लेते हैं। ठीक है? दूसरा क्या होता है? आर ओ क्यू, इसके आगे हम क्या लिखेंगे? 7x। नाउ हमें यह पता है कि इन दोनों एंगलों का सम जो है वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा? हमेशा रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। रीजन क्या है भाई? लीनियर पेयर। जब एक कोई स्ट्रेट लाइन होती है और टू एंगल्स का सम 180 होता है तो रीजन क्या रहता है? लीनियर पेयर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिए, हमें पता है पी ओ आर कितना है? 5x, और आर ओ क्यू कितना है? 7x। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 12x। अब जरा देखो, ये 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आंसर कितना आ रहा है भाई? 6 3 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है? अब जरा आगे देखिएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल मुझे बताइए पी ओ आर, तो पी ओ आर की वैल्यू कितनी आएगी? 5x। 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है भाई? 15। 15 तो कितना आ रहा है भाई? देखो 5 5 75 आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसके बाद एंगल आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कितना है? 7x।
तो 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 15, मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 कैरी 3 और 7 1 जा 7 105। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ जरा। एस ओ क्यू इज इक्वल टू पी ओ आर। रीजन क्या होगा? रीजन है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि एस ओ क्यू कितना आ गया, पी ओ आर कितना था, पी ओ आर 75 है, इसीलिए एस ओ क्यू भी कितना होगा 75। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल पी ओ एस, एंगल पी ओ एस किसके इक्वल होगा, आर ओ क्यू के इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ जरा। रीजन फिर से क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब यह है कि एंगल पीओएस कितना आ गया, बताओ जरा। पीओएस आ गया आर ओ क्यू के इक्वल, और आर ओ क्यू कितना है 105। समझ में आ रही बात है? नहीं, इस तरीके से आप सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला जरा देखो। हाँ जी भाई, पे योर अटेंशन हियर। एग्जाम्पल 2 जरा देखो, एक बार रीड कीजिए जरा आप, मैं फटाफट लिख लेता हूं गिवन टू प्रूव वगैरह। गिवन टू प्रूव, गिवन का मतलब भाई ग्रीन से क्यों लिखा है, हरी झंडी दिया हुआ है। टू प्रूव जो आपको प्रूव करना है। गिवन का क्या मतलब होता है, जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। टू प्रूव का मतलब जो आपको शो करना है, क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा क्या है, ठीक है। और फिर आता है प्रूफ। प्रूफ का मतलब सॉल्यूशन, हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। एक और भी स्टेप आता है कई बार, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर कहीं पर जरूरत पड़ेगी तो मैं बीच में कंस्ट्रक्शन भी लिखूंगा। और जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो इसी तरीके से प्रॉपरली लिखोगे कि गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है, और फिर प्रूफ क्या है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो क्या कह रहे हैं, ओ एस एक कोई लाइन है जो क्या कर रही है, स्टैंड्स ऑन लाइन पीओ क्यू। ये है आपकी पीओ क्यू। ठीक है, इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आर ओ जो है, आर ओ ये वो और ओ टी, ये दो लाइन आपको नजर आ रही हैं, ओ आर एंड ओ टी, वो क्या है, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल पीओएस। पीओएस इस वाले एंगल के क्या हैं, बाइसेक्टर हैं। बाइसेक्टर का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से जो आपका ओटी है वो बाइसेक्टर है किसका, एस ओ क्यू का। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। समझ में आ रही बात या नहीं? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने हमें एक एंगल खुद दे दिया है। कौन सा दे दिया है, पीओएस। ये वाला एंगल पूरा का पूरा कितना दे दिया है, एक्स। ठीक है, अब वो हमसे क्या कह रहे हैं, आप मुझे बताइए आर ओ टी, ये वाला एंगल बताना है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे इस पूरे का बाइसेक्टर ये चाहिए और इस पूरे का बाइसेक्टर ये चाहिए। अगर मुझे ऐसा मिल गया तो मैं इन दोनों को ऐड करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हो। जरा ध्यान दीजिएगा, पहले गिवन लिख लेते हैं भाई। गिवन क्या है, उन्होंने हमसे क्लियरली बोला हुआ है कि ओ आर एंड ओ टी बाइसेक्ट्स एंगल पीओएस एंड एसओ क्यू। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूव करने के लिए क्या बोला है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल आर ओ टी। ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है, ये वाला आर ओ टी, यहां से यहां तक। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने हमें पीओएस ये वाला एंगल ऑलरेडी गिवन है, कितना, एक्स। हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। कौन सा, एस ओ क्यू, ये वाला एंगल लेट कर रहा हूं मैं, एस ओ क्यू, ये पूरा एंगल क्या लेट कर रहा हूं मैं, वाई। ठीक है, एंगल एस ओ क्यू जो है वो ले लिया मैंने वाई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूं,
एक्स प्लस वाई, या फिर हाँ आप तो एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर 180 आएगा या नहीं आएगा? और रीजन क्या होगा? रीजन होगा जी लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ मैं क्या कह रहा हूं, ओ आर, ये वाली जो लाइन है ओ आर बाइसेक्ट्स, ओ आर बाइसेक्ट्स, बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा वाला? पीओएस, पीओएस को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पीओएस, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि एंगल, अगर मैं सिर्फ इस वाले की बात करूं, किस वाले की भाई, मुझे अगर आर ओ टी चाहिए तो मुझे एक तो एंगल चाहिए होगा कौन सा? आर ओ एस। एंगल आर ओ एस जो है वो होगा किसका? हाफ ऑफ एंगल पीओएस। भाई ये वाला एंगल क्या होगा? इस पीओएस का हाफ होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं क्या? ओ आर इज दी बाइसेक्टर। तो इसका मतलब यह है कि हम बोल सकते हैं एक्स बाय टू। सिमिलरली 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 बेटा अगर आप ध्यान दें तो जो ओटी है वो बाइसेक्टर है किसका? एस ओ क्यू का। मुझे ये वाला एंगल भी तो चाहिए। अगर मुझे ये पूरा एंगल चाहिए आर ओ टी, तो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर आप ध्यान दें तो मैंने ये पूरा एंगल क्या लेट किया था? वाई। तो इसका मतलब ये है कि अब मैं लिखूंगा ओटी बाइसेक्ट्स, ओटी बाइसेक्ट्स एंगल किसको? एस ओ क्यू को। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि एंगल एस ओ टी मुझे कैसे मिलेगा? एस ओ टी ये होगा हाफ ऑफ एंगल एस ओ क्यू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा एस ओ क्यू, मतलब y ओवर 2। इसको मैं लेट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मैं लेट कर रहा हूं सेकेंड इक्वेशन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं? ऐड। मैं क्या कर रहा हूं? ऐड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जरा ध्यान दीजिएगा, क्या मिलेगा? जरा ध्यान दो। इधर से मिलेगा एंगल आर ओ एस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, तो यहां पर ऐड हो जाएगा क्या? एस ओ टी। बेसिकली मैंने क्या किया? आर ओ एस और एस ओ टी को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। अच्छा, अब राइट हैंड साइड भी ऐड होगा। राइट हैंड साइड में क्या है? एक्स बाय टू, और फिर बाद में क्या है? वाई बाय टू। एनी प्रॉब्लम? अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर सेम है। अच्छा एक बात बताओ, जब आर ओ एस और एस ओ टी को ऐड करोगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा? एंगल आर ओ टी मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो कि उन्होंने हमसे पूछा है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके तो आर ओ टी आ गया। यहां पर डिनोमिनेटर क्या है? 2, और x प्लस वाई कितना हो गया? भाई डिनोमिनेटर को एक बार लिख दिया, ऊपर क्या आ गया? x प्लस वाई। और जरा ध्यान दीजिए, x प्लस वाई की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि एंगल आर ओ टी किसके इक्वल आ गया? 180 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे रीजन लिखना पड़ेगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 90। इसका मतलब एंगल आर ओ टी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। समझ में आ रही बात या नहीं? इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना है, और ये वाला एग्जांपल जो है बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर हो रही बात या नहीं? नेक्स्ट ये वाला जरा क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहे हैं वो आपसे। वो बोल रहे हैं भाई ओपी, ओ आर, ओ एस आर 4 रेज, ठीक है। कौन कौन सी है भाई? ओपी, ओ आर एस, ओ आर, ओ क्यू एंड ओ एस, ये 4 रेज हैं।
इन चारों एंगलों का सम कितना होगा 360। कौन कौन से एंगल जरा ध्यान दीजिएगा, वो आपसे कह रहे हैं। एक तो एंगल होगा पीओक्यू, ये वाला पीओक्यू। दूसरा एंगल कौन सा होगा क्यूओआर, फिर एसओआर, और लास्ट में क्या है आपका पीओएस, ये पूरा एंगल। ठीक है, ऐसा करने के लिए आपको बेटा थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो क्या है कंस्ट्रक्शन जरा देख लीजिए। मैं इस लाइन को थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है जी, इधर इसको मैं यहां से थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है, क्यों किया अभी रीजन समझ में आ जाएगा। पहले इधर देखो जरा, पहले लिखो गिवन। गिवन क्या है, गिवन तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस उन्होंने हमें क्या दे दिया है ओपी, ओआर, ओक्यू एंड ओएस आर रेज। ये रेज है भाई, ये गिवन है। टू प्रूव हमें क्या करना बताओ जरा। प्रूफ करने के लिए उन्होंने हमें बोला है एंगल पीओक्यू प्लस एंगल क्यूओआर प्लस एंगल एसओआर प्लस एंगल पीओएस, इन 3 एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री। ठीक है, 360 सॉरी। अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन। हमने यहां पर इस बार किया की है कंस्ट्रक्शन की है। कंस्ट्रक्शन में क्या किया है जरा देखो, प्रोड्यूस किया है हमने, प्रोड्यूस ओ क्यू टू, इसको क्या नाम दे बताओ जरा, एक्स नाम दे दे इसको, ओ क्यू टू एक्स। ओ क्यू को हमने कहां तक एक्सटेंड किया है एक्स तक एक्सटेंड किया है। ठीक है, वेयर एक्स क्यू इज अ लाइन। मैंने इसको इस तरीके से प्रोड्यूस किया है कि एक लाइन बन जाए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, जो भी कर रहे हो ऑब्वियसली भाई कंस्ट्रक्शन अगर की है तो बताओगे कि क्या किया है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं ये बोल रहा हूं कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा 180। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नाउ एंगल POX प्लस एंगल POQ, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180 होगा या नहीं होगा? और रीजन क्या होगा भाई लीनियर पेयर। रीजन क्या होगा भाई लीनियर पेयर। समझ में आ रही बात या नहीं? ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ नीचे भाई, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का भी सम कितना रहेगा 180। इसका मतलब एंगल XOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR। हाँ जी भाई, इन 3 एंगल्स का भी सम कितना रहेगा 180। और रीजन क्या रहेगा बता सकता है कोई बच्चा? क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्या रहेगा बेटा? इस बार लीनियर पेयर नहीं होगा, इस बार होगा स्ट्रेट एंगल। क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। पेयर बेटा तब लगता है जब 2 हो। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पर 2 एंगल्स का सम 180 होगा तो लीनियर पेयर, और अगर 2 से ज्यादा है तो स्ट्रेट एंगल होगा। याद रखना ये बात। ठीक है, ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा। ये वाला एंगल आ जाएगा POX प्लस क्या आ जाएगा POQ, और इसके साथ में ऐड होंगे ये वाले एंगल्स। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये XOS साथ में लिख देता हूं, क्योंकि ये दोनों मिलाकर मुझे क्या बनाना है POS बनाना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद मुझे मिलेगा एंगल SOR, इसके बाद मुझे मिलेगा एंगल QOR, और राइट हैंड साइड में क्या होगा 180 प्लस 180।
अब बिल्कुल इसी ऑर्डर में लिखना जो जैसे लिखा हुआ है। देखो इन दोनों को जब आप मिलाओगे, जब आप इन दोनों को मिलाओगे POX एंड XOX, तो आपको क्या मिलेगा? POS मिलेगा, जो लास्ट में लिखा हुआ है। तो मैं इसको लास्ट में या फिर यही लिख दो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पे क्या है? POQ है। थर्ड नंबर पे क्या है? SOR है। और फोर्थ नंबर पे क्या है? QOR है। ठीक है, QOR कहीं पे लिखा हुआ है? हाँ ठीक है। तो इन चारों एंगलों का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। हैंस प्रूव्ड। ये वाले एंगल अगर आगे पीछे भी लिखे हुए हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। इजी, आगे बढ़े। अब आ जाइए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान समझना इस वाले क्वेश्चन को, इसमें बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट एंड इजी एट द सेम टाइम। क्वेश्चन पढ़ो जरा एक बार आप लोग, एक बार क्वेश्चन पढ़ो, जब तक मैं एक बार गिवन टू प्रूफ वगैरह लिख लूं सारी चीजें। पढ़ लिया? पढ़ लिया भाई आप लोगों ने? अब जरा ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि AOC इस वाले एंगल एंड BOE ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों का सम प्लस जोड़ ऐड करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? 270 डिग्री। इन दोनों को मिलाकर ऐड करके, किसी की वैल्यू नहीं दी है। और दूसरे नंबर पे उन्होंने हमें दे दिया है ये वाला एंगल BOD, ये वाला एंगल ये दे दिया उन्होंने 40 डिग्री। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या करना है? हमें दो एंगल बताने हैं। एक तो बताना है BOE, ये वाला एंगल बताना है पहले तो, ठीक है। और दूसरे नंबर पे क्या बताना है? दूसरे नंबर बताना है COE, COE ये वाला एंगल बताना है। समझ में आ रही बात? यानी अब जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बना देता हूं मैं। ये वाला एंगल है हमारे पास 40 डिग्री। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को हटा दूं, इस वाली लाइन को, तो ये दोनों ही लाइंस क्या हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? और रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। AOC प्लस एंगल BOE, ये आ गया जी 70 डिग्री। और साथ में क्या दिया हुआ है? BOD विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अच्छा उन्होंने खुद भी बोल दिया लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। गिवन हमें प्रूव क्या करना है? BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, ये दो चीजें बतानी है। अब आ जाओ जी प्रूफ पे। देखो मैं बोल रहा हूं एंगल AOC जो है, AOC है वो किसके इक्वल है? BOD के इक्वल है। किसके इक्वल है? BOD के। रीजन क्या है भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, अगर ऐसा है तो एंगल AOC कितना आ गया? 40 डिग्री आ गया या नहीं आ गया? बताओ जरा। रीजन क्या है भाई? क्योंकि एंगल BOD जो है वो कितने डिग्री का दिया हुआ है? 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इसकी जगह पर मैंने 40 डिग्री पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा। नाउ एंगल AOC एंड BOE इन दोनों एंगलों का सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री। अब हमारे पास AOC की वैल्यू आ चुकी है 40 डिग्री, तो एंगल BOE कितने डिग्री का आ जाएगा? ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल BOE कितना आ गया? 30 डिग्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? अब आगे देखिए जरा। अब हमारे पास ये वाला एंगल आ चुका है और ये वाला भी आ चुका है। अगर मैं आपसे यूं कहूं
कि इन थ्री एंगल्स का सम, इसका, इसका और इसका 180 डिग्री होगा, तो क्या किसी बच्चे को आपत्ति होगी? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो एक तो एंगल AOC, दूसरी BOE और प्लस COE, इन थ्री एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और रीजन क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। क्या होगा? स्ट्रेट एंगल, क्योंकि मोर देन टू एंगल्स हैं यहां पर। क्या यहां तक क्लियर है? अब जरा थोड़ा ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितने डिग्री? 70 डिग्री। ठीक है जी, तो क्या मैं इसकी जगह पर 70 पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। फिर क्या बचा? COE बचा। अब ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो एंगल COE कितना आ गया? 180 माइनस 70 डिग्री। और इसको सॉल्व करोगे, आंसर कितना आ गया? COE कितना आ गया? 110। कट गया? क्या कह रहे हो? 110। इस तरीके से आपको तीनों एंगल मिलेंगे। लेकिन 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 है क्या बेटा? लेकिन मैंने तो सिर्फ ये लिया ना, AOB, AOC, BOE इन, और तीसरा COE। मैंने तो सिर्फ ये तीन एंगल लिए ना, मैंने नीचे वाला लिए ही नहीं। लेकिन अभी हमारा आंसर आया नहीं है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं आपसे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ AOC, COE। जरा देखो, COE ये वाला है अंदर वाला एंगल, इसका रिफ्लेक्स एंगल किधर होगा बेटा? बाहर वाला एंगल होगा। इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 360। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर आपको मिलेगा एक कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो अब जरा ध्यान देना, इसको हटा रहा हूं मैं यहां से। इस बॉक्स में देख लो, मैं क्या बोल रहा हूं भाई? एंगल COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 360। रीजन क्या होगा भाई? कंप्लीट एंगल, स्पेस नहीं है, लिख लेना, कंप्लीट एंगल, CA लिख दिया मैंने। ठीक है। अच्छा, COE कितने डिग्री का है? 110। तो रिफ्लेक्स एंगल COE, अब एक बात हो, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ COE कितने डिग्री का आ गया? माइनस करोगे तो 250। कितने डिग्री का? 250 डिग्री का आ जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने, नोट कीजिए एक बार क्वेश्चन बेटा, ध्यान से रीड कीजिएगा जरा। अरे रीड करो भाई, रीड करो, ध्यान दीजिएगा जरा। उन्होंने हमें क्या क्या गिवन है? एक तो हमें दे दिया है एंगल POY, POY विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला दिया POY, ये 90 डिग्री। और उसके बाद इन दोनों एंगलों का रेशियो दिया हुआ है, एंड A:B इज इक्वल टू व्हाट? 2:3। अभी रेशियो वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया था, उसमें हमने क्या लगा लिया था? X। वैसे ही यहां पर भी करोगे। तो यहां पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल C फाइंड आउट करना है, मतलब के ये वाला। जरा ध्यान दीजिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मुझे एंगल B मिल गया तो मैं ये वाला एंगल फाइंड आउट कर पाऊंगा। ठीक है। सो मेरा मोटिव अभी क्या है? B को फाइंड आउट करना है। अभी हम क्या करेंगे जरा देखिए, हम लेट करेंगे A की वैल्यू को 2x, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है ना, तो हमने क्या लिख लिया? A को 2x और B को क्या लेट करेंगे हम? 3x। एक बात बताओ, मैं आपसे यह कहूं कि एंगल POY प्लस A प्लस B, इन थ्री एंगल्स का सम कितना आएगा? 180 आएगा ही नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि ये है एक स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर कितने भी एंगल्स बन जाए
उन सभी का सम कितना रहता है 180। रीजन क्या होगा बताओ जरा, रीजन होगा बेटा स्ट्रेट एंगल। क्या होगा, स्ट्रेट एंगल। अब जरा देखो पी ओ वाई दिया हुआ है 90 डिग्री, ए की वैल्यू है कितनी 2x, बी की वैल्यू कितनी है 3x। अब जरा देखिए ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और इधर साइड में ये दोनों हो जाएंगे ऐड। तो देखो ये प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 90 कितना आएगा 90। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 90 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 1 जा एंड 8 जा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है 18, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2x, 2 इंटू 18 मतलब 36 डिग्री, और एंगल b कितना आ गया 3x, 3 इंटू 18 मतलब क्या आंसर कितना आ रहा है 54। समझ में आ रही बात यानी। अब जरा देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, मुझे निकालना है एंगल c। एक बात बताओ जरा, अभी मैंने आपको एक थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी कि एंगल b प्लस c, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180, और रीजन क्या रहेगा लीनियर पेयर। क्योंकि इस बार क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और सिर्फ बीच में एक लाइन है, टू एंगल्स का सम 180 हो रहा है। ठीक है, तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आई है 54 डिग्री, एंगल सी हमें नहीं पता, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। आंसर कितना आ रहा है बताओ जरा, कितना आ रहा है 126, कितना आ रहा है 126। इस तरीके से आप एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ रहा है बेटा क्वेश्चंस, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जरा देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक बार क्वेश्चन को देखिए, फिगर देखिए, और मैं जब तक गिवन टू प्रूव लिख लेता हूं। अब जरा देखिएगा उन्होंने हमें क्या गिवन है, एक तो दिया हुआ पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। देखो इधर जरा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो बाहर वाले एंगल्स हैं ये भी इक्वल हैं। देखो जरा पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, जरा देखो मैं लिख रहा हूं एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस। थोड़ी देर के लिए इस वाली लाइन को भूल जाओ, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और बीच में एक लाइन है, तो क्या होगा इन दोनों एंगलों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और रीजन क्या है लीनियर पेयर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब नाउ या फिर सिमिलरली इधर वाले दोनों एंगलों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल पी आर क्यू जो है, पी आर क्यू प्लस पी आर टी, इन दोनों एंगलों का सम भी कितना है 180, और ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन, और रीजन अभी भी क्या है सेम लीनियर पेयर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत। एक बात बताओ, अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। किसी बच्चे को कोई दिक्कत। इसका मतलब यह है कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों एंगल्स आपस में कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं इक्वल है, पी
क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो ऐसे देख लो, अगर ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हुआ, आपस में दोनों इक्वल हुए, तो ये प्लस का 60 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 60 से 60 कट जाएगा। क्योंकि यहां पर सिर्फ नंबर्स नहीं दिए हुए, सिर्फ ऐसे वेरिएबल्स में लिखा हुआ है, तब भी आपस में कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो फिर बचा क्या? बचा ये एंगल पी क्यू एस जो है वो इक्वल आ गया एंगल पी आर टी के। हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो रही है? क्लियर है अच्छे से? देखिए जरा, देखो इधर जरा, क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्वेश्चन पढ़ो। देखो जरा, क्वेश्चन में यह बोला है कि एक्स वाई जब इन दोनों को आप ऐड करोगे और वाई जेड इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? इक्वल आएगा। W प्लस जेड, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अब हमें यह शो करना है कि AOB इज अ लाइन। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भाई, मुझे ये एक लाइन है या नहीं है अभी आप नहीं बोल सकते हो। अगर ये एक लाइन है तो इन दोनों एंगलों का सम कितना आना चाहिए? 180। या फिर इन दोनों एंगलों का सम कितना आना चाहिए? 180। अगर मैंने किसी तरीके से ये शो कर दिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 तो बात बन सकती है। ठीक है। मैं क्या करूंगा भाई, मुझे बाकी ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे यह पता है कि यहां से लेकर यहां तक एक कंप्लीट एंगल बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा है? तो इसका मतलब यह है कि मैं यहां पे लिखूंगा x प्लस वाई और फिर w प्लस जेड, इन 4 एंगल्स का सम कितना आपको देगा? 360। और रीजन क्या होगा भाई? कंप्लीट एंगल। रीजन क्या होगा? कंप्लीट एंगल। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि AOB इज अ लाइन। AOB इज अ लाइन। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ये और ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो क्या मैं x प्लस वाई और यहां पर भी x प्लस वाई लिख सकता हूं? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं? इक्वल है। तो x प्लस वाई की जगह पर w प्लस जेड लिखा जा सकता है और w प्लस जेड की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? x प्लस वाई। और इन दोनों का सम अभी भी कितना रहेगा? 360। यहां पे जीरो रीजन जरूर लिख देना कि x प्लस वाई जो है वो w प्लस जेड के इक्वल है, इसीलिए मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। अब x प्लस वाई कितनी बार आ गया बताओ जरा? x प्लस वाई आ गया भाई 2 बार, एक बार यहां पर और एक बार यहां पर। अब देखो जरा, यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो आंसर कितना आएगा? 180। ठीक है। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती तो इन दोनों एंगलों का सम 180 होता या नहीं होता? और अगर इन दोनों एंगलों का सम 180 आ रहा है, इसका मतलब AOB इज अ लाइन बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का बेटा कन्वर्स क्या कहता है? कि AOB इज अ लाइन। समझ में आ रही बात या नहीं? क्या भाई, लीनियर पेयर क्या होता है? AOB अगर एक लाइन होती तो x प्लस वाई का सम कितना होता? 180। और अगर x प्लस वाई का सम 180 आ रहा है तो AOB क्या हो गई? एक लाइन। समझ में आ रही बात या नहीं? नोट कीजिए। स्टार्ट करेंगे अपने एग्जांपल 4 से। देखिए सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, वो आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो PQ लाइन है ना वो RS के पैरेलल है और साथ में उन्होंने MXQ ये वाला एंगल दे दिया 135। साथ के साथ उन्होंने MYR ये वाला एंगल भी दे दिया 40 डिग्री। हमसे वो कौन सा एंगल पूछ रहे हैं? ये बीच वाला एंगल पूछ रहे हैं, ये वाला XMS। ठीक है जी। कैसे निकालोगे बताता हूं आपको। आप भी एक बार रीड कर लो क्वेश्चन, मैं जब तक गिवन चीजें लिख लेता हूं। क्या क्या गिवन है? एक तो PQ इज पैरेलल टू RS, साथ में एंगल MXQ विच इज इक्वल टू व्हाट? 135
5 डिग्री एंड एंगल एम वाई आर विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। और हमें प्रूफ कौन सा करना है? एंगल एक्स एम वाई। ठीक है जी। हमें थोड़ी सी यहां पर कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन और उसके बाद हम करेंगे, समझाऊं? जरा देखो, मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां से ऐसे, और वो इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है। ये सारी आपस में लाइंस क्या है? पैरेलल है। अब इसका नामकरण भी करना पड़ेगा भाई। मान लीजिए इसका नाम मैंने रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन की है, ड्रॉ ए बी, ड्रॉ ए एम बी, ये पूरी लाइन ले रहा हूं मैं, ए एम बी पैरेलल टू पी क्यू और विच इज पैरेलल टू आर एस। ये आपस में क्या है? पैरेलल है। मैंने ए बी क्यों नहीं लिखा? मुझे ये दिखाना है कि यहां पर मैं एम से पास करता हुआ इसको ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये सारी की सारी लाइंस पैरेलल हो गई, अब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा या नहीं होगा? रीजन क्या होगा? मुझे कौन बताएगा? आप बताओ बेटा। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे तो रीजन बताइए। घर पे जाके रिवाइज नहीं किया? बिल्कुल घर पे जाके पढ़ाई नहीं की लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था? आप बताइए। वेरी गुड। क्या है बेटा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने आपको बताया था ये दोनों लाइंस हैं और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो एक इधर और एक इधर, और दोनों लाइंस के अंदर वाले एंगल, तो क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। अब जरा देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल। अगर दोनों साइड वाले, इधर वाले एंगल या इधर वाले, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना आता है? 180। रीजन क्या है? एडजेसेंट एंगल्स बोल दो या को इंटीरियर एंगल्स बोल दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई? इन दोनों का सम 180 है। अभी प्रूफ करते हैं कि क्या आएगा। जरा ध्यान दीजिए, मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू एंगल आर वाई एम आर वाई। किसके देखो? एम आर वाई। रीजन क्या होगा जी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि एंगल बी एम वाई जो है वो कितने डिग्री का आ गया? 40 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल कितने डिग्री का था? 40 डिग्री का। इसके बाद नाउ भाई एंगल एम एक्स क्यू, कौन सा? एम एक्स क्यू प्लस एंगल बी एम एक्स, बी एम एक्स, इन दोनों एंगलों का सम कितना आएगा? 180। रीजन क्या होगा? रीजन क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स। क्या है जी? को इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें से हमें एक की वैल्यू पता है, कितनी? 135। बी एम एक्स। अब जरा देखो, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। जब आप माइनस करोगे तो एंगल बी एम एक्स कितने डिग्री का आ गया? 180 माइनस 135। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? हाँ, 45। कितना आ रहा है? 45। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, मुझे निकालना है एंगल, अगर मुझे निकालना है एंगल कौन सा? एक्स एम वाई। देखो इधर जरा, अगर मुझे निकालना है एक्स एम वाई तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बी एम एक्स में क्या ऐड करना पड़ेगा? बी एम
वाई ऐड करना पड़ेगा, बी एम वाई, बी एम वाई ऐड करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, दोनों ऐड करोगे मिल जाएगा आपको। तो एंगल एम एक्स वाई कितना आ गया, ये वाला एंगल कितने डिग्री का आया है, ये वाला आया है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री प्लस ये वाला कितना है 40 डिग्री, आंसर कितना आ रहा है बताओ जरा, 95 डिग्री। कितने डिग्री का है 95 डिग्री। अरे गलती से मिस्टेक, 45 मुझे लगा 55 है। कितना आ रहा है 85। ठीक है जी, अब सही है, खुश, सर की गलती निकाल के मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है और इससे पहले वाला जो था वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए, मैं जल्दी से जब तक गिवन टू प्रूव वगैरह लिख लेता हूं। पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ने की बेटा आदत डालो, जब आप क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालोगे तभी समझ में आएंगी चीजें। अब जरा देखिए वो आपसे क्या कह रहे हैं, अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ठीक है, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, दोबारा से पढ़ लेते हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल बाइसेक्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है, पेयर ऑफ ट्रांसवर्सल, ये क्या कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर पैरेलल्स। ठीक है, देन प्रूव दैट टू लाइंस आर पैरेलल। हमें क्या शो करना है, हमें क्या शो करना है भाई, हमें ये शो करना है कि ये दोनों लाइंस जो है, ये वाली और ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल है, ये हमें शो करना है। ठीक है, एक बार और समझा देता हूं मैं क्वेश्चन। वो कह रहे हैं जी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल क्या हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ है नहीं हुआ। वो कह रहे हैं दो लाइनें आती हैं ये और ये, जो इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर देती हैं, इसको और इसको, इसको और इसको। तो हमें ये शो करना है कि ये जो दोनों लाइनें बनी हैं वो भी आपस में क्या है, पैरेलल है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, कैसे शो करोगे जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे अगर आप देखें तो गिवन दो चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें गिवन है, एक तो ये गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS, साथ के साथ हमें क्या दिया हुआ है कि BE एंड CG बाइसेक्ट्स एंगल ABQ एंड एंगल BCS। ठीक है जी, अब जरा ध्यान दीजिए, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें यह करना है कि BE इज पैरेलल टू CG। ठीक है जी, अब एक बात बताओ, मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल BCG। रीजन क्या है, रीजन है जी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। खुद देखो ना भाई, दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो वन साइड के दोनों ऊपर वाले एंगल ले रहे, तो ये क्या हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, या फिर नीचे वाले होते तब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है। इस एंगल को मैं x लेट कर रहा हूं, क्या लेट कर रहा हूं x, या फिर आप चाहो तो 2x भी लेट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी वाली बात है। ठीक है, या फिर ना भी करना चाहो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूं कि BE एंड CG बाइसेक्ट्स these एंगल्स। ठीक है जी, अगर बाइसेक्ट करते, खुद दिमाग से सोचो जरा, अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का था तो ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से।
बीच में अगर एक लाइन आती है और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो ये भी 30, ये भी 30 और नीचे वाले भी कितने होंगे 30। तो ये ऊपर वाले दोनों एंगल्स इक्वल हुए या नहीं हुए? अब जरा थोड़ा दिमाग से समझना कि क्या कह रहा हूं मैं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये दोनों लाइंस हैं और ये क्या हुई ट्रांसवर्सल लाइन। अगर ट्रांसवर्सल लाइन है और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए तो दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होती तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते, और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे तो फिर लाइंस क्या हो जाएंगे पैरेलल। कन्वर्स हमने पढ़ा था, ठीक है, वही चीज हम कर रहे हैं। तो अगर मैं इनका बाइसेक्टर निकालता हूं तो हाफ ऑफ एंगल बी ए बी क्यू और हाफ ऑफ एंगल बी सी जी। तो अगर मैं इनका हाफ निकालूंगा तब भी वो इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा? भाई दोनों अगर 60-60 डिग्री के हैं, अगर मैं उनका हाफ निकालूंगा तब भी वो आपस में इक्वल रहेंगे या नहीं रहेंगे? 30-30 हो जाएंगे और ऑब्वियस सी बात है दोनों इक्वल रहेंगे। लेकिन मैं जानकर क्या कर रहा हूं कि इस पूरे एंगल का हाफ लिख रहा हूं मैं ए बी ई। क्या लिख रहा हूं मैं? एंगल ए बी ई। भाई ए बी क्यू का अगर आप हाफ करोगे तो ए बी ई मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसी तरीके से बी सी एस का बी सी एस 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 बी सी एस का अगर आप हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एंगल बी सी जी मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बाय कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का अगर उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? बीई इज पैरेलल टू सी। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आया किस तरीके से करना है? क्लियर हो गई बात या नहीं? नेक्स्ट, अब ये देखिए एग्जाम्पल 6। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डाल लो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से समझ में आए चीजें तो। ये मत सोचा करो कि सर समझाई देंगे क्वेश्चन, पढ़ो। जब आप एक बार पढ़ लोगे फिर मैं आपको समझाऊंगा तो और ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पढ़ लिया? फिफ्टी 55 डिग्री। अब वो कह रहे हैं फाइंड कीजिए क्या? x, y एंड z। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा x, y, z की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। ये रहा जी हमारे पास डायग्राम। देखो जरा अगर मैं आपसे कहूं बीच वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बीच वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जब भूल जाओगे तो भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली क्या है? ट्रांसवर्सल। इसी चीज को मैं ऐसे थोड़ा घुमा के बना रहा हूं, ठीक है, ऐसे घुमा के बना रहा हूं। तो भाई ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों एंगलों का सम मैंने बताया था कि क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले ही, क्या? को इंटीरियर एंगल्स, है ना? तो वही चीज मैं लिख रहा हूं क्या कि ए बी जो है दैट इज पैरेलल टू व्हाट? ई एफ। ए बी इज पैरेलल टू बी सी एंड सी एफ इज पैरेलल टू, ठीक है। पहले लिख प्रूव करना पड़ेगा, जरा देखो इधर। तो आप लिखोगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, देन ए बी इज पैरेलल टू ई एफ होगा। भाई ए बी अगर सी डी के पैरेलल है और सी डी अगर ई एफ के पैरेलल है तो ए बी और ई एफ भी पैरेलल होंगे। अब मैं क्या लिख रहा हूं भाई? x प्लस एंगल 55। भाई x और 55 को जब आप ऐड करोगे तो आंसर 180 आएगा। और रीजन क्या होगा? को इंटीरियर
एंगल्स। ठीक है जी, आई होप किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। सॉल्व करके कितना आएगा बताओ जरा, 125। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, मैं लिख रहा हूं जी y इज इक्वल टू एक्स। देखो इधर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ही नहीं होगा। थोड़ा सा मैं घुमा के बना देता हूं भाई, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये ट्रांसवर्सल हो गई। इसको अगर मैं घुमा के बनाऊंगा तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। बस इसमें उन्होंने क्या किया, इस डायग्राम को ऐसे घुमा के बना दिया है। ठीक है जी, मैंने आपको बताया था इंट्रो के टाइम पर कि वो घुमा कर देंगे क्वेश्चन को, तो आपको पहचानना होगा कि कहां पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहे हैं। तो ये क्या है जी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो यहां से एंगल y कितना आ गया 125 डिग्री। क्यों, क्योंकि भाई x कितने डिग्री का है 125, तो y भी कितना हो गया 125। अब बात करते हैं जी z की। किसकी बात करते हैं, z की। z कैसे निकाला जा सकता है जरा ध्यान दीजिएगा भाई। ना 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 पुत्र, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से नहीं आएगा। देखो इधर मैं लिख रहा हूं सिंस, वो आपसे क्या कह रहे हैं, ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ए ई जो है वो ए बी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। अब जरा ध्यान देना, ये बीच वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180 होगा या नहीं होगा। तो एंग 90, या फिर ऐसे लिख दो एंगल ए प्लस एंगल z प्लस एंगल 55। ऐसा समझो कि ये वाला एंगल और इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180। और रीजन क्या होगा भाई, रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स। क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। समझो ना आप भाई, इस चीज को आप ऐसे समझो, मैंने दो पैरेलल लाइंस बना दी और बीच में एक परपेंडिकुलर। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को मैंने घुमा के ऐसे बना दिया, और ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये पूरा एंगल यहां पे दिया हुआ है। तो इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा ही नहीं होगा। रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स। हाँ जी भाई, समझ में आ रही बात या नहीं। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो एंगल ए जो है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। एंगल ए 90 डिग्री का था, ये कितना है z ऐसे ही छोड़ दो, और ये 55। देखो इसको और इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो z कितना आ गया बताओ जरा 35 आ गया या नहीं आ गया। इस तरीके से बेटा आपको करना है। समझ में आ रही बात या नहीं। इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा सारे एंगल्स यहां पे यूज कर लिए उन्होंने। अब आ जाइए जी किस पर है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 1 कहां गया, देखना है यही है क्या क्वेश्चन नंबर 1, बुक में देखना जरा, यही है क्या क्वेश्चन नंबर 1। हाँ पक्का, तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो पुरानी पीडीएफ से लिया हुआ है शायद। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, गिवन टू प्रूव और फिर प्रूव। गिवन क्या क्या है, गिवन ये है कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कॉमा सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, एंड y is to z is equal to 3:7। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने हमें y और z इन दोनों एंगल्स का क्या दे दिया है रिलेशन, क्या 3:7। तो हम क्या करेंगे,
हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड करना है सिर्फ एक्स। क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं y इज इक्वल टू 3x। y को मैं क्या लेट कर रहा हूं, 3x, एंड x को क्या, z को क्या लेट कर रहा हूं, 7x। बताया था मैंने आपको, जब भी रेशियो आएगा हम क्या करते हैं, x लगा लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF। भाई AB अगर CD के पैरेलल और CD EF के पैरेलल है तो क्या होगा, AB इज पैरेलल टू EF ऑल्सो। हाँ जी भाई, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये बीच वाली लाइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हुआ बताओ जरा, ऑल्टरनेट, और पैरेलल लाइंस के अंदर वाले हैं तो इंटीरियर। इसका मतलब एंगल x इज इक्वल टू वॉट, z। रीजन क्या होगा बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। अरे रुक जाओ बेटा, सॉरी, आई एम सो सॉरी। इसको आप x नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि x उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप क्या ले लो, k ले लो। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कितना, 7k। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब जरा देखिए, मैं कह रहा हूं x प्लस वाई। भाई एक बात बताओ, AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। नाउ AB इज पैरेलल टू CD, तो यहां पर क्या होगा बताओ जरा, एंगल x प्लस एंगल y, इन दोनों एंगलों का सम कितना आएगा, 180 आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाली लाइन भूल जाओ, ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए नहीं हो गए, एक साथ वाले को, और साथ में क्या है, इंटीरियर। तो यहां पर इन दोनों का सम कितना आएगा, 180। रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। भाई x की वैल्यू अभी हमने निकाली है 7k, और y की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली थी पहले ही, 3k। तो 180 आ गया नहीं आ गया, ये प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, 10k। अब ये देखो 10 उधर जाकर डिवाइड होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 18। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हमें तो जी सिर्फ x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू किसके इक्वल है, 7k। तो 7 इंटू 18 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है, 56, और 7 1 जा 7, कितना आ जाएगा, 126। ये बता दीजिए x की वैल्यू। समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को कोई डाउट? क्लियर हो गई बात या नहीं? क्वेश्चन पढ़िए जरा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, कॉमा EF इज परपेंडिकुलर टू CD, और इसके बाद एंड एंगल GED इज 126। ठीक है, ये तीन चीजें आपको गिवन है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये दिया हुआ कितना, GED, GED, ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना, GED। अच्छा, यहां तक पूरा दिया हुआ है। ये वाला एंगल है यहां से यहां तक, ये कितना है, 126। और हमसे पूछ कौन सा रहे, क्या दिक्कत है बेटा? हाँ, कैसे, क्या, कैसे, पता नहीं क्या करते हो यार। इधर देखो जरा, 126। हमें क्या क्या बताना है भाई, बहुत सारे बताने हैं एंगल्स। चलो इधर देखो, एक तो एंगल हमें बताना है AGE, कॉमा, फिर हमें बताना है GEF, एंड फिर एंगल बताना है FGE। ये तीनों एंगल्स बताने हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब इसकी जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एंगल
जी ई डी, ये कैसे बनेगा? ये बनेगा एंगल जी ई एफ, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी। इन दोनों एंगलों को मिलाकर मुझे क्या मिलेगा? एंगल जी ई डी मिलेगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? भाई जी ई एफ और एफ ई डी, इन दोनों एंगलों को अगर ऐड कर दोगे तो आपको जी ई डी एंगल मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा भाई। अच्छा, यहां से हमें जी ई एफ की वैल्यू मिल सकती है। देखो ये तो एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है भाई, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एफ ई जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो ये 90 डिग्री हो गया। ये 126, ये वाला एंगल ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? 126। रीजन चाहो तो यहां पे लिख देना। रीजन क्या है? एफ ई इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड एंगल जी ई डी इज ऑलरेडी गिवन 126। अब जरा देखो, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस में है, उधर जाकर क्या होगा? माइनस। सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 6, और यहां पे कितना आ जाएगा? 3, 36 आ रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जीई एफ एक आ गया एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल आ गया है कितने डिग्री का? 36। और हमें क्या बताना है? हमें बताना है ए जीई। ए जीई, जरा ध्यान दीजिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल। तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? बताओ जरा। तो आप लिखोगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो यहां पर क्या होगा? एंगल ए जी ई जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल जी ई डी के इक्वल होगा या नहीं होगा? रीजन क्या होगा जी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, कट गया, कोई बात नहीं। तो यहां से एंगल ए जी ई मिल गया कितना? 126। दो एंगल मिल गए। अब आ जाओ जी थर्ड पर। अब एक एंगल बचा है एंड दैट इज कौन सा है? एफ जी ई। एफ जी ई, जरा ध्यान दीजिएगा, एवरीबडी पे योर अटेंशन हियर। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ एफ जी ई, एफ जी ई। भाई ए जी ई और एफ जी ई, इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा? रीजन? आप बताओ। ये दोनों इक्वल होंगे या इनका सम कुछ आएगा? रीजन बताओ, आप बताओ। बिलाल, आप बताओ। रीजन? लीनियर पेयर। बेटा छोटी छोटी बातें भूल जाते हो बस। अब दिमाग में चल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यही सब चल रहा है। लीनियर पेयर तो भूल ही गए। भाई मैंने आपको इस सिंपली बताया हुआ है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है और अगर कोई एक लाइन ऊपर आ जाएगी तो टू एंगलों का सम कितना होगा? 180। और रीजन क्या होगा? लीनियर पेयर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब है क्या? कहां पर? अरे समझ जाओ, पी है। इतना तो बेटा छोटे बच्चा होगा ना 6th क्लास का, उसमें भी दिमाग होगा कि पेयर लिखा हुआ है, पेयर। अब जरा देखो ए जी ई, ये वाला कितने डिग्री का है? ए जी ई कितने डिग्री का है? 126। तो ये 126 आ गया। एंगल एफ जी ई, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस, तो एफ जी ई 180 माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई कितने डिग्री का आ गया? बताओ जरा। 54, 54
4 डिग्री। इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, जो कि एक ठीक ठाक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ जाता है। एक बार क्वेश्चन जरा पढ़िए, फिर गिवन टू प्रूफ वगैरह मैंने लिख ही दिया है। PQ इज पैरेलल टू PS। देखो ये है आपका PQ और ये है आपकी ST। ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। मतलब इसको अगर आगे बढ़ाया जाए ऐसे तो ये दोनों क्या है? पैरेलल हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं जी एंगल PQR ये वाला, ये दिया हुआ है 110 डिग्री एंड RST ये वाला एंगल दिया हुआ है 130 डिग्री। ठीक है, अब वो आपसे कह रहे हैं जी आप यहां पे क्या करो, थोड़ा सा काम कर लो। आपको एंगल फाइंड आउट करना है QRS, ये वाला एंगल फाइंड आउट करके बताना है आपको। ठीक है, लेकिन उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या है वो कंस्ट्रक्शन? वो कह रहे हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST। भाई हमें क्या करनी पड़ेगी? इस ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। आई नहीं आई? इस ST के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, लेकिन वो लाइन कहां से पैरेलल होनी चाहिए? वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए पॉइंट R से। तो मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसका नामकरण कर लेते हैं भाई। ये है जी X और ये है Y। ठीक है, अब आ जाइए गिवन टू प्रूफ पे। मैंने यहां पे लिख ही दिया है कि PQ इज पैरेलल टू ST और साथ में एंगल ये वाला 110 डिग्री और ये वाला एंगल 130 डिग्री है, वो भी लिख दिया है। क्या हमें फाइंड आउट करना है? QRS, ये भी मैंने लिख दिया है। यहां पर जरा देखिए, मैंने लिखा XRY। XRY जो है वो किसके पैरेलल है? ST के। और ST ऑलरेडी पैरेलल है किसके? PQ के। इसका मतलब ये तीनों ही साइड्स आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान देना, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि इस वाले एंगल और इस वाले एंगल पे जरा ध्यान दीजिए। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल पे, मतलब एंगल XRQ, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। हाँ आ जाओ। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और रीजन क्या होता है? को इंटीरियर एंगल। को का मतलब साथ वाले और लाइन के अंदर, इसीलिए इनका नाम क्या होगा? को इंटीरियर एंगल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एंगल PQR प्लस एंगल XRQ, इन दोनों एंगलों का सम 180 है। रीजन क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, रीजन लिखना पड़ता है। अब ये वाला एंगल हमें ऑलरेडी पता है कितना? 110 डिग्री। ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस होगा। तो यहां पर एंगल XRQ कितना आ गया? 70 डिग्री। कितने डिग्री का आ गया? 70 डिग्री। अब जरा ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि अब लगाना पड़ेगा दिमाग। क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये है ट्रांसवर्सल। थोड़ी देर के लिए ये बीच वाली लाइनों को भूल जाओ, तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये है कि एंगल XRS is equal to angle what? TSRST। जैसे लिखा हुआ वैसे लिखूंगा, RST। रीजन क्या होगा जी? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल क्या ब्रेक करके लिखा? ये पूरा एंगल जो है, क्या मैं इसको एंगल XRQ
प्लस एंगल क्यू आर एस लिख सकता हूं, एक्स आर क्यू मतलब कि ये वाला एंगल, और फिर क्यू आर एस मतलब कि ये वाला एंगल। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा, इस बाहर वाले एंगल के इक्वल आएगा ही नहीं आएगा। और इसकी वैल्यू देखो मुझे ऑलरेडी पता है कितनी, 130। मैं आगे रीजन में भी लिख देता हूं कि भाई एंगल आर एस टी कितना है, 130 डिग्री। क्या यहां तक सब कुछ अच्छे से क्लियर है? हाँ जी भाई, सब कुछ यहां पर अच्छे से क्लियर है या नहीं है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें एक्स आर क्यू इसकी वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं, कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। तो मैंने लिख दिया जी 70 डिग्री, प्लस एंगल क्यू आर एस, इसको ऐसे ही छोड़ दो, और आगे वो किसके इक्वल है, 130 के इक्वल, ये रहा। अब जरा देखिए ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, और 70 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री। तो जो हमसे पूछा था वो हमने बता दिया। समझ में आ गई बात या नहीं? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आगे देखिए, अब बात करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 की। ये भाई पुरानी पीपीटीज हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो आप लोग। मैं फटाफट जल्दी से एक बार आपके लिए गिवन टू प्रूव लिख देता हूं। भाई आप लोगों को भी लिखना है, कहीं छोड़ दो ये। ठीक है, गिवन टू प्रूव आप लोगों को भी लिखना है, गिवन टू प्रूव, और एक चीज और लिखनी होती है, प्रूफ, और अगर जरूरत पड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन भी, जैसे कि इससे पीछे वाले क्वेश्चन पे हमने लिखा। ठीक है भाई, गिवन क्या क्या है, गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और साथ के साथ एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। ठीक है, एंगल एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। और टू प्रूव हमें क्या बताना है, एक्स एंड वाई, ये हमें फाइंड आउट करना है। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, लाइन पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बताओ जरा। बिल्कुल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि एंगल एक्स जो है वो 50 डिग्री के इक्वल है। रीजन क्या है जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ जी, अच्छा। अब एक बात बताओ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। रीजन क्या होगा बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 50 प्लस y इज इक्वल टू 127 डिग्री। रीजन फिर से बेटा क्या है, यही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां स्पेस नहीं था इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, अच्छा ये 50 प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा भाई, 7, और कितना आ जाएगा, 77 आ रहा है। ये लो जी, इतना आसान है क्वेश्चन, 3 सेंटेंस में आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़िए एक बार, ध्यान से पढ़ो। और अगर कोई डाउट लग रहा है किसी बच्चे को तो मत पूछना, क्योंकि मैं वैसे ही समझा दूंगा। ठीक है, ठीक है, पढ़ लिया बेटा? समझ में तो नहीं आया? हाँ जी भाई, समझ में तो नहीं आया ना किसी के? फिर बिल्कुल सही से पढ़ा है आपने। आ जाओ, पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहूंगा। ठीक है, क्लास 8 में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, लाइंस सॉरी लाइट वाला चैप्टर। तो वहां पे प्लेन मिरर के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये होती थी इंसिडेंट रे, ये होती थी रिफ्लेक्टेड रे। बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि सामने शीशा लगा हुआ है और आपके पास एक टॉर्च है या फिर लेजर लाइट है, तो आप इधर से फॉल कराएंगे ना तो लाइट टकराकर इधर से जाएगी। तो आपने ये लाइट फॉल कराई और वो टकराकर इधर से जा रही है, ये किधर बना दिया एरो। तो ये जो लाइट आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे।
और ये जो वापस जाती है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में एक लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अच्छा, यहां पर एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये वाला एंगल, इसको एंगल आई से डिनोट किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे नजर आ रही है, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको डिनोट करते हैं एंगल आर से, और ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। अगर मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 दिखाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाला है। अच्छा, एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए कि यहां पर ये जो नॉर्मल है ना, वो इस मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ठीक है, यही सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं अब मैं यूज करने वाला हूं इस क्वेश्चन में। सर मैथ्स में साइंस कहां से आ गई? बेटा ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए आपने देखा हो कई बार स्पीड वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए जी शुरू करें। मैंने क्या किया, वो कह रहे हैं ये वाला मिरर है और ये वाला मिरर है, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। यहां से इंसिडेंट रे जाती है, इससे टकराकर वापस आती है, तो ये है इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अगर मैं इस मिरर के हिसाब से देखूं, भाई ये वाली रे आ रही है तो ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो यहां पर दो केसेस बन रहे हैं, दो बार इंसिडेंट रे। मैंने क्या किया, इस वाले पॉइंट से, भाई अगर ये इंसिडेंट रे है, ये अगर इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये बीच में क्या होगी? नॉर्मल होगी या नहीं होगी? बताओ जरा। हाँ जी भाई, अभी ये मैंने ऐसे बनाया हुआ था डायग्राम, अब मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है तो नॉर्मल कैसे आ गई? यहां पर आ गई। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ऐसी ही सेम एक नॉर्मल होगी यहां पर। ठीक है जी, अब इसका नामकरण भी हमें करना पड़ेगा। तो भाई ए बी सी डी हो गया, चलो इसको एक्स और इसको वाई बोल देते हैं। ठीक है जी, तो मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की है? मैंने किया है ड्रॉ बी एक्स परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड वाई सी परपेंडिकुलर टू आर। अगर मैं इससे कंक्लूड करूं, भाई देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। अगर मैं इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब आप यहां पे लिखोगे सिंस टू परपेंडिकुलर्स क्यूलर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस are always parallel। क्या इतनी बात समझ में आ रही है यहां तक? मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान दीजिएगा। इस वाले एंगल को नाम दे रहा हूं एंगल 1, इस वाले एंगल को एंगल 2, इस वाले को एंगल 3 और इस वाले को एंगल 4। ठीक है, अब ध्यान से समझना जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं। भाई मैंने बताया ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर यही दोनों लाइंस में ऐसे कर दूं और अगर कोई ऐसे लाइन जा रही है, अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी या नहीं होंगी? अगर ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ गए तो लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। भाई एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? रीजन क्या होगा? है एग्जैक्टली क्या होगा भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी बताया, लेकिन ध्यान कहां है जी हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रही जी मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोल रहा हूं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। भाई एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या है, इक्वल है। और अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, रीजन क्या है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा मैंने ये लाइन लिखी थी, लेकिन एक चीज लिखना भूल गया मैं, इसके बीच में क्या लिख देना भाई, देखो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 ये इसके बीच में यहां पे लिख देना, ठीक है, इसके बीच में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन क्या होगा जी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? हाँ जी भाई, क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये पूरा एंगल, इस पूरे, अगर मैं देखूं ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही मेरी सेकंड इक्वेशन, और ये रही मेरी थर्ड इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब मान लीजिए अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा या नहीं होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये भी 30 डिग्री होगा। अभी देखो लिखा मैंने 2 = 3, और अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये भी दोनों आपस में इक्वल है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कर रहा हूं, फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या मुझे मिलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, है या नहीं है? बताइए जरा, क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं क्या कर रहा हूं, अब इसको हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। भाई एक बात बताओ, क्या मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? क्यों भाई, 30 प्लस 30 कितना होगा, 60, और यहां पर भी 30 प्लस 30 कितना होगा, 60। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि ऑल एंगल्स आर इक्वल। अब अगर ऐसा है तो एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है, एंगल ए बी सी, यहां पे लिख देना क्लियरली, एंगल ए बी सी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? और यहां पर जब मैं 3 और 4 को ऐड करूंगा तो एंगल बी सी डी मिलेगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? अब थोड़ा दिमाग लगा के समझिएगा कि ये दोनों लाइंस हैं, कौन कौन सी, ए बी एंड सी डी, और ये बी सी जो है वो ऐसे है। मैंने क्या शो कर दिया है, मैंने शो कर दिया है ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, मतलब ये वाला एंगल। तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अगर बेटा लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, लाइंस आर पैरेलल। तो यहां पे लिखोगे इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइंस आर पैरेलल। और इससे हमारे क्या समझ में आता है, इससे हमारे ये समझ में आता है कि ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, सी डी। ये तो मैं शो करना था, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। समझ में आ रही बात या नहीं? इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एनसीईआरटी से खत्म होता है। आई होप कि बहुत इजी लगा होगा और अच्छे से सबको समझ में आया होगा। ठीक है, नोट कीजिए।